हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हमारे चैप्टर कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट का पार्ट नंबर 3 करेंगे, जिसमें टोटल हम 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सीधा चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो हमारा पहला टॉपिक आता है यार, वो है चैलेंज टू बायपोलैरिटी। बायपोलैरिटी से आप क्या समझते हैं? अगर हम पॉलिटिकल साइंस से बात करते हैं तो जब पूरे वर्ल्ड में कोई दो ऐसे सुपर पावर होते हैं, दो स्टेट होते हैं जो मोस्टली हर सेक्टर में अपना डोमिनेशन दिखाते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसको हम बायपोलैरिटी बोलते हैं। यहाँ पर हमारे सामने वो दो स्टेट है, यूएसएसआर हो गया और एक हो गया हमारा यूएसए। तो टॉपिक है चैलेंज टू बायपोलैरिटी। तो भाई कोल्ड वॉर में हमने जैसा कि देखा था कि पूरा वर्ल्ड दो राइवल अलायंसेस में डिवाइड हो रहा था। तो अब ऐसे समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है जो कि एक बायपोलैरिटी को चैलेंज है, वो है नॉन अलाइनमेंट। हमने देखा था कि भाई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में हम पूरा इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मेनली भाई ये जो है इसको ऑफर किया था जो न्यूली डीकोलोनाइज कंट्री है उनने, जैसे कि हमारा एशिया की हो गई, अफ्रीका की हो गई, लैटिन अमेरिका की हो गई। इन्होंने एक थर्ड ऑप्शन दिया था। यहाँ की जितनी भी डीकोलोनाइज कंट्री थी उनके दिमाग में आया था यार कि हम कोई अलायंस ज्वाइन ही नहीं करते, हम दोनों अलायंस में से कोई भी ज्वाइन नहीं करेंगे। ये एक पूरी नया ऑप्शन हमारे सामने देखने को मिला था जो एक चैलेंज बनकर सामने आया था। तो अगर हम बात करते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट की, तो इसकी रूट्स हमें बहुत पहले देखने को मिलती हैं, एक फ्रेंडशिप की वजह से। तीन ऐसे लीडर थे यार जिनके बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, जिसका नतीजा था ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बाद में आ पाया। वो तीन जन थे यार, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो जी, हमारे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू जी, इजिप्ट के गमल नसर जी। ये तीन बहुत अच्छे फ्रेंड थे जिनने मीटिंग करी थी यार 1956 में। 1956 में इनकी जब मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में जो इंडोनेशिया के सुकर्नो के और घना के क्वामे जी थे, इन दोनों ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। तो भाई ये 5 जनों की वजह से हमारा नॉन अलाइव मूवमेंट फाउंड हो पाया था। ये 5 फाउंडर्स थे इसके। तो अगर हम बात करते हैं यार इस मीटिंग के बाद मेनली नाम की फर्स्ट समिट हमें कब देखने को मिलती है, तो वो हमें देखने को मिलती है 1961 में बेलग्रेड में। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट कब हुई थी? बेलग्रेड में 1961। इसकी रूट्स बहुत पहले फ्रेंडशिप में जाती हैं, 3 लीडर की। उसके बाद 2 लीडर और थे जिन्हें सपोर्ट किया था। 1956 में मीटिंग हुई थी और पहली समिट बेलग्रेड 1961 में नाम की हुई थी। तो नाम का ये याद रखिएगा। इसके बाद 3 ऐसे फैक्टर है जिनको कल्मिनेशन कल्मिनेशन मतलब क्लाइमेक्स बोल सकते हैं, जिसकी वजह से भाई नाम हमारे सामने आया। पहला था इन 5 कंट्रीज के बीच में जो कोऑपरेशन हमें देखने को मिलता था। दूसरा है भाई कोल्ड वॉर की जो इतनी ज्यादा टेंशन बढ़ गई थी, उसका एरिना इतने बढ़ते जा रहे थे, तो उस चक्कर में ये पूरा हुआ था। और उसके बाद है भाई जो जो अफ्रीकन डिकोलोनाइज कंट्री थी उनकी एकदम से एंट्री हुई थी इंटरनेशनल एरिना में। अगर सिंपल एग्जांपल देते तो भाई 1960 तक हमारे यूएन में 16 न्यू मेंबर आ गए थे अफ्रीकन कंट्री के, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री उसी समय एकदम डिकोलोनाइज हुई थी, धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। उनकी वजह से एक हमें नाम पूरा देखने को मिलता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट धीरे धीरे करके एक फॉर्म हो रहा था। तो भाई अगर हम फर्स्ट समिट की बात करते हैं तो उसमें मात्र 25 मेंबर स्टेट्स थी। लेकिन अगर अभी ईयर्स की बात करते हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते इसके मेंबर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लेटेस्ट मीटिंग 18th जो समिट हुई थी वो हुई थी अजरबैजान में 2019 में। अब आपको एक छोटी सी चीज और बोलता हूँ यार, आप लोग रिसर्च कर कर मुझे बताना। अभी फिर से एक और इनकी मीटिंग हुई थी कोविड के चक्कर में, ऑनलाइन मीटिंग। उसके बारे में आप मुझे पूरा कमेंट में बताना। बट अगर 18 समिट की बात करते तो अजरबैजान में 2019 में हुई थी। इसमें टोटल 120 मेंबर्स के था, पहले 25 मेंबर्स थे, 120 मेंबर्स थे। और 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी थी जो ऑब्जर्व करने आई थी इनका कैसे क्या काम चलता है, फ्यूचर में ये भी मेंबर बन सकते हैं। तो पूरा देखने को हमें मिलता है। तो अगर नॉन अलाइनमेंट की बात करते हैं तो ये एक बहुत पॉपुलर इंटरनेशनल मूवमेंट बन के सामने आ गया था, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग कंट्रीज को ज्वाइन कर रही थी कि इसने नया ऑप्शन दे दिया था यार कि आपको दोनों अलायंस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो जब बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन करने लगे ना, तो ये लेस होमोजीनियस हो गया था, मतलब थोड़ा लेस यूनिफॉर्म हो गया था। कोई पर्टिकुलर इसकी एक डेफिनेशन नहीं बची थी। मतलब अगर कोई बोले यार इसकी एकदम नीट एंड प्रिसाइज टर्म में हम इसको डिफाइन कर दे, तो हम नहीं कर सकते। कोई नहीं बता सकता यार कि नाम किस लिए स्टैंड करता है। लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं यार कि नाम किस लिए स्टैंड नहीं करता है। वो है नाम का सिंपल सा मकसद है भाई, हमें कोई भी अलायंस ज्वाइन नहीं करना है। अगर एनसीईआरटी का हम इस वे में पढ़ते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी को लिखा गया है। तो ये हमें देखने को मिलता है यार। इसके बाद यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो हमें समझना बहुत जरूरी है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है। हमें ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए यार कि अगर हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को देख रहे हैं तो हम कोई अलायंस को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो हम न्यूट्रल हो गए या हम आइसोलेट हो गए हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। नाम किसी भी तरीके से आइसोलेशनिज्म या न्यूट्रलिटी को फॉलो नहीं करता है। कई लोगों ने आरोप भी लगाया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका आपको एग्जाम्पल देते हैं। भाई आइसोलेशन मतलब क्या होता है? एकदम अलग हो जाना, पूरे वर्ल्ड अफेयर से एकदम अलग हो जाना। नाम ने ऐसा कभी भी नहीं किया। अगर आइसोलेशन का कोई सही एग्जाम्पल है तो वो खुद यूएसए है यार।
अगर हम यूएसए की बात करते हैं, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1787 से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, तो यूएसए का अता ही पता नहीं था, कोई लेना देना उसे वर्ल्ड अफेयर से नहीं होता था। ये एक सही एग्जाम्पल होता है आइसोलेशन का, बाकी कोई एग्जाम्पल सही नहीं होते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट में अगर हम नॉन अलाइंड कंट्री की बात करते हैं तो उसमें हम इंडिया को भी इंक्लूड करते हैं, तो हम कभी ऐसे भगे नहीं, ऐसा नहीं कि हम दुनिया से दूर हो गए। इनफैक्ट हमने तो ट्राई किया है कि दो सुपर पावर के बीच जो लड़ाई चल रही है उसको मेडिएट करवा पाए, पीस और स्टेबिलिटी लेकर हम आ पाए। तो इंडिया या कोई भी नॉन अलाइंड कंट्री को ये बोलना कि हम आइसोलेशन को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम बात करते हैं हमारी नॉन अलाइंड मूवमेंट की स्ट्रेंथ क्या थी, तो वो यूनिटी थी, कि मतलब इतना ज्यादा सुपर पावर ने फोर्स किया कि आप ये अलायंस को ज्वाइन कर लो, किसी ने बोला ये अलायंस को ज्वाइन कर लो, लेकिन इन कंट्रीज ने ज्वाइन नहीं किया। इन्हें बोला नहीं, हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हमें ये वॉर मिटाना है, इसको साथ नहीं देना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिलती है। तो ये आइसोलेशन का हो गया। आप न्यूट्रलिटी की बात कर लेते हैं यार, हम न्यूट्रल भी बिल्कुल नहीं थे। न्यूट्रल मतलब क्या होता है यार, सिंपल सी एक पॉलिसी कि आप वॉर से बिल्कुल दूर बैठे हुए हो, आप उससे बाहर हो, बिल्कुल आप स्टे आउट कर रहे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। इनफैक्ट अगर इंडिया की बात करें या कोई भी नॉन अलाइंड कंट्री की बात करें तो कई बार हमें वॉर में इन्वॉल्व भी होना पड़ा है, और हमने बहुत बार ट्राई किया कि हम कैसे भी करके वॉर को प्रिवेंट कर सकें। तो ये बोलना कि हम कोई पोजीशन नहीं लेते हैं वॉर में या बिल्कुल दूर हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप न्यूट्रल उनको बोल सकते हो और जो वॉर में बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि उनको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो बिल्कुल कोई अपने ओपिनियन देते ही नहीं है। ऐसा इंडिया ने या कोई भी नॉन अलाइंड कंट्री ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है। इसलिए हम अपने आप को न्यूट्रल भी नहीं बोल सकते, आइसोलेटेड भी नहीं बोल सकते, दोनों आरोप बिल्कुल गलत है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यार, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर हम बात करते हैं जितनी भी नॉन अलाइंड कंट्रीज थी, इनका काम सिर्फ ये नहीं था यार कि कोल्ड वॉर को मीडिएट करवाना है, लड़ाई को रोकना है, ये इससे बढ़कर भी थी। अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आई थी, वो ये थी कि नॉन अलाइंड की जो मैक्सिमम कंट्री थी ना, वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी। नई नई डीकोलोनाइज्ड हुई थी, तो भाई ऑब्वियस सी बात है उनको पूरा लूट के चले गए थे। बाकी लोग तो, अब उन लोग के पास खुद की इतनी कोई वैल्यू उस समय नहीं थी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में वो आते थे। तो उनका सबसे बड़ा एम था यार अपने आप को इकोनॉमिकली आगे बढ़ाना, पॉवर्टी से अपनी कंट्री को बाहर लेकर आना। क्योंकि यार ये बहुत एक जरूरी चीज होती है एक नई कंट्री के लिए। ये तो कोई मतलब नहीं है, अगर एक कंट्री सेल्फ रिलायंट नहीं हो पा रही है, उसको अभी भी दूसरों के सहारे रहना पड़ रहा है, तो वो कंट्री को हम ट्रूली फ्री कभी नहीं मान सकते हैं। अगर ये कंट्री पॉवर्टी से बाहर नहीं आती, गरीबी से बाहर नहीं आती, तो इनको बड़ी बड़ी कंट्रियों का सहारा लेना पड़ता, जो कि अपने आप में बिल्कुल सही नहीं है। एक पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी होता है। तो ये मेन चीज एक देखने को मिल रही थी यार। तो इसी आइडिया को लेकर यार एक नई चीज सामने आई थी, जिसको हम बोलते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसी रियलाइजेशन के बाद ये सामने आया था। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी ने एक रिपोर्ट लेकर आई थी 1972 में, बिल्कुल याद रखिएगा। उसका टाइटल था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। 1 मार्क में ये आ सकता है, याद रखिएगा। तो 1972 में रिपोर्ट आई थी, जहां पर बोला गया था कि यार जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है हमारा, जो हमारा पूरे वर्ल्ड का ट्रेडिंग सिस्टम चलता है, इसमें कुछ रिफॉर्म लाने की जरूरत है। तो बेसिकली 4 बड़े रिफॉर्म की बात करी गई थी, इनको आप गहराई से समझिएगा। तो जो पहला रिफॉर्म हमारे सामने आता है वो ये है यार कि जो एलडीसी है, मतलब लीस्ट डेवलप्ड हमारी कंट्री है, उनकी जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेस है भाई, अब उनका कंट्रोल उनको मिल जाना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज ने तो पूरा उनको एक्सप्लॉइट कर ही दिया है, इन चीजों को, पूरी रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर दिए, लेकिन अब पूरा कंट्रोल उनको मिल जाना चाहिए। दूसरा आता है जो वेस्टर्न मार्केट है, ट्रेडिंग के जो वेस्टर्न मार्केट है, अब वो इन कंट्रीज के लिए खुल जाना चाहिए, ताकि वहां ये जा सके, अपना सामान ये सही कर सके, पूरी ट्रेड में पार्टिसिपेट कर पाए, जिससे इनको थोड़ा बेनिफिट हो सके। इसके बाद थर्ड आया था कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उनका कॉस्ट रिड्यूस किया जाए, ताकि उन टेक्नोलॉजी को यूज करके ये कंट्री भी डेवलप हो सके। तो एक टोटल ह्यूमैनिटी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, आप लोग डेवलप्ड हो तो आपको अंडर डेवलप्ड कंट्री की थोड़ी मदद करना चाहिए। आपको उनको ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा करके सामान बेच रहे हो। उसके बाद फोर्थ आया था कि भाई जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, उनको इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में एक बड़ा रोल मिलना चाहिए। कुल मिला के भाई अब कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी रोल मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी आवाज उठा पाए और अपनी चीजें वो बता पाए। तो ये बहुत 4 बड़ी बड़ी चीजें हमें देखने को मिली थी। इसके बाद अगर हम ग्रेजुअली बात करते हैं, तो जो हमारा नॉन अलाइन मूवमेंट था, इसकी ना चीजें चेंज हो रही थी। अब ये ज्यादा फोकस कर रहा था इकोनॉमिक इश्यूज पर। अगर हम बात करते हैं 1961, जो हमारी पहली समिट हुई थी, जब इकोनॉमिक इश्यूज पर कोई ढंग से बात भी नहीं हुई थी, इतना इंपॉर्टेंट इशू ही उस समय ये नहीं था। लेकिन मिड 1970s की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बनकर हमारे सामने आया है। आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो जो हमारा नॉन अलाइन मूवमेंट है, एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बनकर सामने आ गया है। इकोनॉमिक चीजों पर ज्यादा फोकस करता है, जो कंट्री इतनी अभी डेवलप नहीं हो पाई उनके लिए आवाज उठाता है, यूनाइटेड वे में इन चीजों में आगे बढ़ता है। लेकिन फिर यार हम 1980s की अगर बात करते हैं, तो जो हमारा नियो था वो धीरे धीरे फेड होने लगा, इनिशिएटिव उसका।
इसका रीजन ये था यार कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनने बहुत ज्यादा अपोजिशन दिया था। सिंपल सी बात है यार, कोई डेवलप्ड है तो वो किसी और को डेवलप्ड क्यों होने देगा, वो अपना पूरा इन्फ्लुएंस जमा कर रखना चाहेगा। इसलिए कहीं ना कहीं फेड होने लगा। फेड होने का रीजन यही था यार, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी ना उनने अपनी यूनिटी नहीं खोई, वो यूनाइटेड वे में सामने आए और उन्होंने अपोज किया। लेकिन जो हमारी बाकी कंट्री थी, नॉन अलाइंड कंट्री थी, ये उस समय इतना अच्छी यूनिटी बनाकर नहीं रख पाई, तो ये अपोजिशन को फेस नहीं कर पाई और धीरे से हमारा न्यूओ समाप्ति की तरफ बढ़ने लगा और फेड हो गया। तो यार इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 3 खत्म होता है। इसका लास्ट एक पार्ट आएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट बचता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको 4th पार्ट एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।